नमस्कार दोस्तों, इस अध्याय की अब नेक्स्ट अभिक्रिया है धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सोडियम से क्रिया। 11वीं क्लास में एक अभिक्रिया पढ़ी थी हमको आपने, वो थी आपके वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, वुड्स अभिक्रिया थी। अब यहाँ पर जो अभिक्रिया आपके आ रही है वो है फिटिक अभिक्रिया, जिसको हम फिटिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। देखिए, फिटिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब दो एरिल हैलाइड सोडियम से अभिक्रिया करते हैं, एरिल हैलाइड के दो मोल जब सोडियम से अभिक्रिया करते हैं तो NaCl का एक अणु बाहर निकलता है, जिससे ये दोनों बेंजीन वाले आपस में जुड़ जाती हैं और जो यौगिक बनता है उसको बोलते हैं हम डाइफेनिल यौगिक। ध्यान रखना, इसमें दोनों बेंजीन वलय के बीच में ये सिग्मा बंध आना बहुत ज़रूरी है। ये जो बंध है ये आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डाइफेनिल। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, फिटिक अभिक्रिया। ठीक है, इसके आगे देखिए, नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो है वुड्स फिटिक अभिक्रिया। वुड्स फिटिक अभिक्रिया में क्या होता है कि एक तरफ रहता है एक एरिल हैलाइड और दूसरी तरफ रहता है एल्किल हैलाइड। CH3Cl और C6H5Cl, इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है सोडियम से। जैसे कि आपने फिटिक अभिक्रिया में देखा था, ऊपर दोनों तरफ एरिल हैलाइड था, लेकिन यहाँ पर एक तरफ एरिल हैलाइड और एक तरफ एल्किल हैलाइड रहता है। जब इसकी अभिक्रिया सोडियम से कराई जाती है तो NaCl का एक अणु बाहर निकल जाता है और ये जो बेंजीन वाले है ये CH3 से जुड़ जाती है। तो यौगिक जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं हम टोलुइन। यहाँ पर ये यौगिक प्राप्त हो रहा है, इसका नाम है टोलुइन। ठीक है, बेंजीन वाले से वो CH3 जुड़ चुकी है, ये वाली बेंजीन वाले और ये CH3 ये दोनों जुड़ चुके हैं, इससे प्राप्त हुआ है टोलुइन। इस अभिक्रिया को बोलते हैं वुड्स फिटिक अभिक्रिया। ये भी नाम वाली अभिक्रिया है। फिर आती है आपके एक उल्मान अभिक्रिया। ठीक है ना, ये उल्मान अभिक्रिया लिखी हुई है। इसमें क्या होता है कि जब एरिल हैलाइडों की अभिक्रिया कराई जाती है कॉपर के साथ में। ये देखिए, ये हमारे सामने दो एरिल हैलाइड के अणु हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इनकी अभिक्रिया जब सोडियम के स्थान पर कॉपर से कराई जाती है तो ये अभिक्रिया उल्मान बन जाती है। ठीक है, तो इसमें भी यौगिक तो वही प्राप्त होता है, डाइफेनिल। बस ये ध्यान रखना है कि सोडियम के स्थान पर कॉपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्मान अभिक्रिया कहलाएगी ये। अब अगर इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराई जाए तो आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से ग्रिग्नियर अभिकर्मक बनता है, जिसको हम बोलते हैं RMgX। ठीक है, अब यहाँ पर R के स्थान पर क्या है, बेंजीन वाला है, तो ये ArMgX हो जाएगा। जैसे कि देखो, ये है आपके ब्रोमो बेंजीन, इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। यहाँ पे बन गया ये AR और ये मैग्नीशियम और ये ब्रोमाइड, तो इसको बोलते हैं हम फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ आप आयोडाइड लोगे, इस जगह पर आयोडाइड ले लिए तो फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड बन जाएगा ये। इस तरीके से यहाँ पर ये मैग्नीशियम के साथ में अभिक्रिया होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिकर्मक आ रहा है जिसको हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। बहुत इंपॉर्टेंट अभिकर्मक है, परीक्षा में इससे क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराई जाती है शुष्क ईथर के स्थान पर अगर हमने THF ले लिया, जिसका पूरा नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, तो फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अभिक्रिया वही है, लेकिन हमने उत्प्रेरक बदल दिया है। यहाँ पर केवल टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का उपयोग किया गया है यहाँ पर ईथर के स्थान पर। ठीक है, तो वो क्या बना रहा है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का निर्माण कर रहा है। लास्ट अभिक्रिया है इसकी अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया जो है इसके थ्रू हम क्लोरोबेंजीन को, ये जो क्लोरोबेंजीन है हमारे सामने, इस क्लोरोबेंजीन को हम बेंजीन में परिवर्तित कर सकते हैं। देखो कैसे करना है इसको हम, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराई जाती है, ये ट्वाइस H अपचयन में काम आती है। निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु के साथ कराई जाती है। निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु के साथ में NaOH की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराई जाती है तो बेंजीन प्राप्त होती है यहाँ पर हमें। ठीक है, जो ये विद्युत ऋणात्मक तत्व था ये बाहर निकल जाता है। जो किसी भी विद्युत ऋणात्मक तत्व का बाहर निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यह है अपचयन अभिक्रिया। ओके, अब नेक्स्ट आती है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है ना, अनुनाद के कारण एरिल हैलाइडों में CX बंध के आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है, अतः यह बंध कठिनाई से टूटता है। जब क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाई जाती है तो बेंजीन और क्लोरीन के बीच में एक द्विबंध बन जाता है, जिससे क्लोरीन आसानी से नहीं टूटता है और वो देर से बाहर निकलता है। तो ये जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये थोड़ी सी स्लो शो करते हैं, कम क्रियाशील होते हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति। कौन, एरिल हैलाइड। जबकि एल्किल हैलाइडों ने तो SN1 और SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित की थी। ठीक है, ये देखिए, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराई जाती है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब कराई जाती है अमोनिया कॉपर ऑक्साइड और उच्च ताप और दाब पर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराई जाती है तो इससे एनिलीन प्राप्त होता है। ये नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है कि क्लोरोबेंजीन से एनिलीन का निर्माण हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखें, जब क्लोरोबेंजीन का कराया जाता है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में OH से अभिक्रिया कराई जाती है इसकी, मतलब कि किसी भी नाभिक स्नेह अभिकर्मक से अभिक्रिया कराई जाती है तो कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है यहाँ पर। लेकिन हमें इसी जगह पे अगर हम ये जो क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर होता है ऋणात्मक आवेश,
यहाँ पर और यहाँ पर होता है ऋणात्मक आवेश। अगर हम ऋणात्मक आवेशों पर कोई ऐसा समूह लगाते हैं जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर सके, जैसे NO2 समूह जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है, ये क्लोरोबेंजीन में आपने यहाँ पे NO2 समूह लगा दिया है, तो ये ऑर्थो स्थिति पर जो ऋणात्मक आवेश था उसको इसने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है, जिससे अभिक्रिया ये आराम से हो गई है और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हुआ है हमें। ये नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को आसानी से करने का तरीका है। अब अगर हम एक NO2 के स्थान पर दो NO2 लगा दिए, यहाँ पर हम एक यहाँ पर लगा दिया, एक पैरा स्थिति पर लगा दिया, ऑर्थो और पैरा पर लगाने पर यह अभिक्रिया और कम तापमान पर आसानी से हो गई है। ठीक है, अब अगर अपन 3 NO2 यहाँ लगा दें, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ये देखो यहाँ पर 3 NO2 लगा दिया आपने Cl पे, जहाँ जहाँ पर ऋणात्मक आवेश था ऑर्थो पे और पैरा पे, तीनों पे NO2 लगा दिया। इससे जब अभिक्रिया होती है नाभिक स्नेह अभिक्रिया में OH माइनस की, तो ये और आसानी से कम तापमान पर भी ये अभिक्रिया हो जाती है। इस तरीके से हम नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को आसान बनाने के लिए ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ऐसे समूह को लगाते हैं जो कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर लेते हैं। यहाँ पर यह क्रियाशीलता का क्रम बता रखा है कि सबसे ज़्यादा नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं बेंजील क्लोराइड या बेंजील हैलाइड, जिसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में दर्शाते हैं एल्केन हैलाइड और सबसे कम दर्शाते हैं एरिल हैलाइड, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम होता है, चाहे वो ऐसे वो ये क्या कहते हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो उनके लिए। ठीक है, ये देखिए ये आपके बेंजील क्लोराइड है। बेंजील क्लोराइड की अभिक्रिया बेंजील क्लोराइड का जब नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की तो ये SNO अभिक्रिया से कर रखा है, जिसमें क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके मुक्त क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके और बाहर निकल जाता है। ये बाहर निकल गया और इस CH2 पर आ जाता है धनावेश। ये CH2 पर धनावेश आया है, ये अपने आप को स्थायी करता है अनुनाद द्वारा। देखिए ये अपने आप को अनुनाद द्वारा स्थायी कर रहा है, जिससे इसमें ये स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। और अब इसके ऊपर कौन आक्रमण करता है? इसके ऊपर आक्रमण करता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक और उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक फ्रियोन। फ्रियोन आप लोगों ने छोटी क्लासों में 9-10 क्लास में पढ़ा होगा। CFC से इसको दर्शाया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बनों, पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केनों को फ्रियोन कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे देखिए, इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं। फ्रियोन को दर्शाया जाता है XYZ से, ये इसके नामांकन में काम आता है। ठीक है, X का मतलब क्या होता है? फ्रियोन के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को हम X से दर्शाते हैं। फ्रियोन में जितने कार्बन है उसमें से एक माइनस कर दो तो वो होता है X। फ्रियोन में जितने हाइड्रोजन है उसमें एक प्लस कर दो तो वो होता है Y। और फ्रियोन में जितने फ्लोरीन के अणु हैं वो होते हैं Z। तो नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इसका नामांकन कैसे किया जाता है वो देखिए आप, यहाँ ये दर्शाया गया है। ठीक है, जैसे CFCl3 पहला बताया है CFCl3, इसमें कितने कार्बन है? एक भी नहीं है, सॉरी इसमें एक कार्बन है तो 1 - 1 किया तो 0 हो गया। फिर Y की संख्या कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन एक भी नहीं है तो 1 हो गई, मतलब कि 0 + 1 1 हो गई। और इसमें फ्लोरीन कितने? एक, तो ये फ्लोरीन एक हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया? फ्रियोन 1,1। आप इसको फ्रियोन 011 भी बोल सकते हो या फिर फ्रियोन 11 भी बोलोगे तो भी सही है। दूसरा देखो CF2Cl2 लिखा हुआ है। CF2Cl2 में कार्बन की संख्या 1 है तो 1 - 1 0 हो गई। हाइड्रोजन 1 है, ठीक है, 0 + 1 एक भी नहीं है तो 0 + 1 हो जाएगा। फ्लोरीन की संख्या 2 है तो ये होगी फ्रियोन 1,2। इस तरीके से हम फ्रियोन का नामांकन कर सकते हैं। जैसे ये वाला उदाहरण देखो आप, C2F2Cl4, इसमें कार्बन की संख्या 2 है तो 2 - 1 तो 1 हो गई। हाइड्रोजन एक भी नहीं है तो 0 + 1, हाइड्रोजन सब में 1 ही आएगा। और फ्लोरीन 2 है तो आप क्या करोगे? फ्लोरीन 2 लिख दोगे, फ्रियोन 112 बन गया। अब आप चीज़ सोच रहे होगे कि इसमें क्लोरीन का क्या मतलब है? Cl3 Cl2 लिखा हुआ है, तो वो कार्बन की संयोजकता को पूर्ण करने के लिए काम में लिए जाते हैं। क्लोरीन के जो परमाणु है वो कार्बन की संयोजकता को पूर्ण करने के लिए काम में लिए जाते हैं, वो यहाँ नामांकन में नहीं आएंगे। ठीक है, इस तरीके से फ्रियोनों का नामांकन किया जाता है। फ्रियोन रंगहीन, गंधहीन और वाष्पशील द्रव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, आप अच्छी तरह जानते हो इनको कि फ्रियोन के जो वो है, फ्रियोन के उपयोग भी आप जानते हो अच्छी तरह। अक्रिय विलायक होते हैं, रेफ्रिजरेटरों में, एयर कंडीशनरों में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और एसोल नोदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इस तरीके से फ्रियोन का उपयोग किया जाता है। अब जो फ्रियोन होते हैं ये CFC जो आप निबंध में वगैरह में लिखते हो कि ओजोन परत को ये नुकसान पहुंचाते हैं, किस तरीके से ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं वो यहाँ लिखा हुआ है। देखो CFC का एक सूत्र हमने यहाँ लिखा है CFCl3, ये सनलाइट की उपस्थिति में टूटता है और एक Cl मुक्त मूलक बनाता है। ये जो Cl मुक्त मूलक है ये ओजोन के अणु को तोड़ देता है। ये देखिए Cl का एक मुक्त मूलक है, इसने ओजोन के अणु से अभिक्रिया की और इसने क्या बना दिया? एक O2 का अणु बना दिया और ClO एक मुक्त मूलक बनाया। ये ClO मुक्त मूलक दूसरे ओजोन से अभिक्रिया करता है और Cl मुक्त मूलक बनाता है फिर से। तो एक Cl मुक्त मूलक जो अभिक्रिया में आया है वो दो अणुओं को तोड़ रहा है और फिर से एक तीसरा Cl मुक्त मूलक बन रहा है जो कि अगेन दूसरी अभिक्रिया करने के लिए दूसरे ओजोन के अणुओं को तोड़ने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, तो ये ओजोन परत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। नेक्स्ट इसका यौगिक DDT। DDT का पूरा नाम है पैरा पैरा डैश डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन।
देखिए इसका निर्माण किया जाता है दो यौगिकों से। पहला यौगिक लिया जाता है क्लोरल CCl3CHO, CCl3CHO, इस यौगिक का सूत्र ये होता है क्लोरल। ये लिखा हुआ है देखो, ये क्लोरल है, ये CCl3 हो गया, ये CHO हो गया। इसकी अभिक्रिया कराई जाती है क्लोरल की अभिक्रिया कराई जाती है क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं के साथ में। ये क्लोरोबेंजीन के दो अणु हैं, तो क्लोरोबेंजीन की पैरा स्थिति पर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो, और क्लोरल का जो O है, ये जल का निर्माण करते हैं। और इनके जल के निर्माण करने के बाद में ये वाला बेंजीन इससे जुड़ जाता है, ये इस कार्बन से जुड़ जाता है, तो आपके सामने जो भी प्राप्त होता है वो होता है DDT। ये अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। DDT के अंदर देखो, ये क्लोरोबेंजीन के दो अणु हो गए, बेंजीन का ये वाला भाग इस वाले CS से, ये बेंजीन का ये वाला भाग इस वाले CS से जुड़ जाता है। अब इसका नाम मैंने आपको बताया था, उसको हम देखते हैं। बेंजीन की पैरा स्थिति पर दो क्लोरीन लगी हुई है, एक ये पैरा और इसको दूसरा नाम दिया हमने पैरा डैश। तो पैरा डैश डाई क्लोरो। फिर दो बेंजीन वाले तो इसको नाम दिया डाईफेनिल। फिर तीन क्लोरीन है तो इसको नाम दिया ट्राई क्लोरो। और कार्बन की दो चेन है इसलिए नाम दिया हमने इसको एथेन। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये पैरा स्थिति पर और ये पैरा स्थिति पर लगी हुई, तो एक को पैरा डैश डाई क्लोरो, डाईफेनिल, ट्राई क्लोरो, और कार्बन के दो चेन इसलिए इसको नाम दिया एथेन। तो इसका नाम क्या हो गया, पैरा डैश डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन इसका नाम हो जाता है। ठीक है, ये DDT होता है। DDT जो होता है ये कीटनाशक के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। कीटनाशक के रूप में सफ़ेद ठोस होता है, खेतों में डालते हैं लोग बाग इसको, और नालियों में भी इसको मच्छरों को भगाने के लिए डाला जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट जो आपके BHC का निर्माण कैसे किया जाता है। जब बेंजीन की अभिक्रिया 3Cl2 से कराई जाती है पैराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, तो कार्बन बेंजीन के हर कार्बन पर एक Cl उपस्थित हो जाती है, और इसको बोलते हैं हम BHC। और इसका सूत्र जो होता है वो होता है C6H6Cl6। ठीक है, और इसका कई नाम है इसके, जैसे इसको गैमेक्सिन, लिंडेन, C6H666 के नाम से भी जानता है। IUPAC नाम क्या है इसका, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन इसका नाम होता है। ठीक है, BHC का जो उपयोग है वो भी कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, ये कुछ DDT और BHC के वातावरण में हानिकारक उपयोग बता रखे हैं, इसे आप अपने आप पढ़ लेना बेटा।